Hello students, let's start a new topic that will be sub-areas or domains of artificial intelligence. Sub-areas और domains of artificial intelligence. ठीक है, तो क्या क्या domains है artificial intelligence के? We'll understand one by one. First one is NLP, Natural Language Processing. ठीक है, NLP is nothing but Natural Language Processing. आपका एआई एजेंट या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आपसे आपकी नेचुरल लैंग्वेज में इंटरैक्ट कर सकता है, आपसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता है. दैट इज कॉल्ड एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपका एआई एजेंट और प्रोग्राम आपकी लैंग्वेज में आपसे क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट, ओके, बिक्सबी, गूगल असिस्टेंट हो गया, बिक्सबी हो गया, एप्पल सीरी, ये हमारी लैंग्वेज में हमसे इंटरैक्ट करते हैं. यस, सो दे फॉलो व्हाट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए ये तीनों फीचर्स होने चाहिए. इट वर्क्स बाय स्पीच रिकॉग्निशन, यानी वॉइस रिकॉग्निशन, है ना. गूगल पे भी हम वॉइस सर्च कर सकते हैं, हाँ कि नहीं? डेफिनेटली यस. नेक्स्ट, स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करना और टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करना. ठीक है, तो पाइथन में अगर आप कोड करोगे ना, तो इसके लिए उन पाइथन में बने बनाए मॉड्यूल से स्पीच रिकॉग्निशन के लिए तो मॉड्यूल का नाम ही स्पीच रिकॉग्निशन है. ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच के लिए है पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच एक्सटेंडेड वर्जन 3. ठीक है, और एक है, दो मॉड्यूल है, एक है GTTS, इसका फुल फॉर्म है गाइस गूगल टेक्स्ट टू स्पीच. ठीक है, तो अगर आप पाइथन में असिस्टेंट बनाना चाहते हो जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉलो करे, ठीक है, तो उसमें स्पीच रिकॉग्निशन का मॉड्यूल चाहिए रहेगा. आप ये कमांड मारते हो इंस्टॉल करने के लिए, पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन, एक्सटर्नल लाइब्रेरी है इसलिए इंस्टॉल करना पड़ता है. पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन. ठीक है, और स्पीच टू टेक्स्ट के लिए है पाई ऑडियो. क्या नाम है? पाई ऑडियो. ओके, तो गाइस एनएलपी का मतलब क्या है आपकी लैंग्वेज में, यानी इंग्लिश में, इट शुड कम्युनिकेट सक्सेसफुली. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इतना कॉपी कर दीजिए आप लोग, देन विल मूव फर्दर. ओके, आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा. विल मूव फर्दर. ठीक है, लेट मी एम्प्टी दिस थिंग्स. ओके, इट इन्वॉल्व्स, ध्यान देना, मशीन्स और robots to understand and process the language that humans speak and infer knowledge from speech input. NLP के लिए ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और ह्यूमन जो बोल रहा है उसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? किसको? एआई एजेंट को या प्रोग्राम को. ठीक है, दूसरा सिंपल पॉइंट है गाइस, एनएलपी में इनपुट एज वेल एज आउटपुट. ठीक है, इनपुट एज वेल एज आउटपुट टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है और वॉइस के फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है, आगे नहीं, हम वॉइस के फॉर्म में गूगल पे इनपुट दे सकते हैं क्या? यस, बराबर. गूगल असिस्टेंट हमको रिप्लाई करता है और हम जो वॉइस के फॉर्म में इनपुट बोलते हैं वो लिखकर भी आता है ना, तो स्पीच टू टेक्स्ट भी पॉसिबल है और टेक्स्ट टू स्पीच भी. बराबर, तो फर्स्ट टॉपिक डन, दैट इज एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. चलो नेक्स्ट टॉपिक, और क्या है डोमेन्स एआई के. ओके, एआई इन रोबोटिक्स, यानी रोबोटिक्स बेसिकली. तो फर्स्ट वन इज पैकेजिंग. ठीक है, आप रोबोट का इस्तेमाल अगर पैकेजिंग के लिए करेंगे तो टास्क क्या होगा? क्विकर होगा, लोअर कॉस्ट में होगा और मोर एक्यूरेट होगा. एक बात समझिएगा, इस मशीन है ना या रोबोट रिपीटेड टास्क को बेहतरी से कर सकता है. इसका मतलब क्या है?
फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कोई ह्यूमन आपको कहता हूँ कि रीडिंग लेने के लिए, मैं बोल रहा हूँ पहले एक रीडिंग लो अभी, फिर 5 मिनट्स के बाद, फिर और एक 5 मिनट्स के बाद, ऐसे 5 मिनट्स के स्पैन में रीडिंग्स लेते रहो। तो आप लोग है ना पहले शायद एग्जैक्ट 5 मिनट में स्टॉप वॉच लगा के कर दोगे, फिर थोड़ा मिस आउट करोगे, हाँ कि नहीं। पर मशीन ऐसे नहीं है। मशीन को अगर आप प्रोग्राम करो या रोबोट को प्रोग्राम करो तो वो उस टास्क को वो ही एग्जैक्ट टाइम पे करेगा, ठीक है। तो एआई का अगर आप पैकेजिंग में यूज करोगे तो टास्क विल बी एट क्विकर, लोअर कॉस्ट और मोर एक्यूरेसी। दीज आर व्हाट एडवांटेजेस, दीज आर व्हाट एडवांटेजेस, ओके। ठीक है। और एआई एजेंट रोबोट में क्या होता है, आर्किटेक्चर प्लस प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको सर्टेन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं और जो कोई भी कर सकता है, फिर एआई रोबोट्स आपके लिए काम करेगा। नेक्स्ट वन इज कस्टमर सर्विस, नेक्स्ट वन इज व्हाट, ठीक है। तो कस्टमर सर्विस में रोबोट्स का काफी इस्तेमाल होता है, स्पेशली इन रिटेल स्टोर्स एंड होटल्स, बराबर की नहीं। तो AI robots can interact with customers same like a human, हाँ कि नहीं। Often the more the system can interact with humans the more they learn, जितना मतलब they are learning models, right। हमने पढ़ा ना सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग। तो जितना ये इंटरैक्ट करेंगे ह्यूमन से उतने इंफॉर्मेशन जाके स्टोर होगी, उतना ही परसेप्शन ग्रैप होगा और नॉलेज बेस में वो डेटा जाके स्टोर हो जाएगा, सो दे विल बी मोर बेटर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूरल नेटवर्क। हमारे ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क में क्या क्या होता है, देर आर डेंड्राइट्स, देर आर सिनाप्सेस, ओके। और है ना इसमें इंपॉर्टेंट चीज नोट करना, एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, ये अप्लाई किया जाता है। तो एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होता है, ये सब क्या होता है, मैं थोड़ा स्लाइड फर्दर करता हूँ ताकि आपको एग्जांपल के बाद ये थियरी समझेगा। So the first model is रोजनब्लैट परसेप्ट्रन मॉडल, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क, न्यूरो मतलब रिलेटेड टू ब्रेन, फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क मॉडल है। किसने डेवलप किया है, रोजनब्लैट ने, रोजनब्लैट सॉरी, ठीक है, इट्स नॉट ब्लेड। फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क मॉडल, हाँ कि नहीं, जिसका नाम था रोजनब्लैट परसेप्ट्रन मॉडल, ओके। अब इसमें कैसे वर्क होगा, देखिए, these are inputs x1 x2 x3 till xn, these are what inputs। अच्छा, हमारी बॉडी में सेंसर्स है, डेफिनेटली यस। कोई अगर हम कोई हमको पिंच करेगा या हमारी फिंगर कोई हॉट पैन में डीप हो जाएगी तो ब्रेन में इनपुट जाएंगे कि नहीं, है ना। तो उसी तरह दीज आर मैथमेटिकली इनपुट्स। हर इनपुट का असाइन होता है करस्पॉन्डिंग वेट, मतलब x1 का अपना वेट होगा w1, x2 का अपना वेट होगा w2, x3 का अपना वेट होगा w3, टिल xn का क्या होगा wn। जे एक वेरिएबल है, यूज होता है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे समेशन होगा, मैथ्स में चैप्टर था समेशन एंड सीरीज, राइट। तो यहाँ जाकर क्या होगा, समेशन। आप बोलोगे समेशन मतलब क्या होगा, तो बेसिकली ये होगा x1 w1 j प्लस x2 w2 j प्लस x3 w3 j टिल xn wn j, ठीक है। ये समेशन होगा। उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होगा, कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं जो यूज होते हैं, ठीक है। आगे हम फर्दर सीरीज में इसको डिटेल में समझेंगे। इधर यूज होगा हैवी साइड स्टेप फंक्शन, प्लीज इतना याद रखिए, हैवी साइड स्टेप फंक्शन, ठीक है। तो ये जो परसेप्ट्रन मॉडल है ना, इसमें सिंगल लेयर है, नॉर्मली ब्रेन में मल्टीपल लेयर्स होती है, उसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो ये कुछ कैलकुलेशन होगा, एक्टिवेशन फंक्शन होगा और कांस्टेंट अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, कांस्टेंट v। एक्टिवेशन फंक्शन को सिंबलाइज किससे करेंगे, g से, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे जो आएगा डेट विल बी दी आउटपुट y इक्वल टू f ऑफ x, मतलब देयर विल बी अ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स फ्रॉम whom, रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर मॉडल, हाँ कि नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज आपने फिंगर डिप कर दिया हॉट पैन में, तो ये इनपुट सिग्नल्स जाएंगे ब्रेन में, हाँ कि नहीं।
अभी नॉर्मली कैसा होता है, डेंड्राइट, सिनाप्सिस, न्यूरॉन्स, ये सब कलेक्टिवली वर्क करते हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन में। तो यहाँ पे मैथमेटिकली क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अभी ब्रेन से यानी न्यूरॉन से सिग्नल्स जाते हैं एक्चुएटर को, हाथ को, कि भाई हटा देना, या पैर को अगर कुछ कंडीशन हो तो, हाँ कि नहीं। तो उसी तरह यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन और कांस्टेंट अप्लाई किया जाता है और रेस्पॉन्स आता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम रोजनबेर्ग परसिप्ट्रन मॉडल को क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। किसके लिए यूज कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन। कोई भी फोटो दे दो भाई, ये कार है या नहीं है बता देगा, समझ में आ रहा है। दैट कैन बी द यूज ऑफ रोजनबेर्ग परसिप्ट्रन मॉडल, इट विल गिव यू अ रेस्पॉन्स। समझ में आ रहा है गाइस, ठीक है, ऑल गुड, इंटरेस्ट आ रहा है। होपफुली आप लोग को इतना समझा है। प्लीज कॉपी, मैं इसको एम्प्टी करता हूँ, ओके। अब मैं थोड़ा पीछे वाली स्लाइड में आऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा, ओके। तो इधर ध्यान दीजिएगा, न्यूरल नेटवर्क इज अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ नोड्स, ठीक है। क्या हो गया, मल्टीपल नोड्स विच इज बायोलॉजिकल एनर्जी रिप्रेजेंट न्यूरॉन्स, है ना, न्यूरॉन्स है कि नहीं हमारे ब्रेन में, कनेक्टेड बाय आर विच कॉरेस्पॉन्ड टू डेंड्राइट्स एंड सिनाप्सिस। अगर आपको बायोलॉजी का नॉलेज होगा तो आपको ये सारी चीजें पता होगी। हर एक आर मतलब हर एक इनपुट का क्या होगा, अपना एक वेट असाइन होगा, ठीक है। और हर एक इनपुट नोड को क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, वो उस पे अप्लाई होगा, बराबर, हाँ कि नहीं। फिर क्या होगा, द ट्रेनिंग स्टेज इज परफॉर्म बाय एनालाइजिंग इन सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन कंटेन इन द ट्रेनिंग सेट वन आफ्टर बाय मॉडिफाइंग एट ईच इटरेशन द वेट्स एसोसिएटेड विद द आर। सुनो, हर एक इनपुट के साथ जो वेट असाइन है वो ट्रेनिंग में क्या होगा, मॉडिफाई होता जाएगा हर एक स्टेप के बाद, एट ईच इटरेशन। समझ में आ रहा है, आगे नहीं, नेक्स्ट चलो। तो ये हो गया। नो, नेक्स्ट नेटवर्क इज मल्टी लेवल फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। वहां पे एक ही लेयर था, लेकिन एक ही लेयर से काम नहीं बन सकता, हमारे ब्रेन में देयर आर मल्टीपल लेयर्स, ठीक है, आगे नहीं। तो ये स्ट्रक्चर जो है मल्टी लेवल फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए भी हो सकता है, डिफिकल्ट क्लासिफिकेशन भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट क्लासेस, अगर डिफरेंट क्लासेस भी होंगे, ठीक है, तो भी वो उसको फाइंड करेगा, समझा रहा। अगर एनिमल के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के भी रहेगा तो भी यह क्लासिफाई करके बताएगा डिफरेंट क्लासेस ऑफ पैटर्न्स, समझ में आ रहा है, किसमें, इनपुट्स में से। अब इसके लेयर्स क्या है, देखो ये नोड्स में क्या है, इनपुट अप्लाई किए, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4, दीज आर दी नोड्स। सबसे पहला जाता है इनपुट लेयर के पास। इनपुट लेयर कुछ फीचर्स या परसेप्ट करेगा, है ना, ये फर्स्ट लेयर ऑफ परसेप्शन है। ये परसेप्ट करेगा, इंफॉर्मेशन ग्रैब करेगा, ठीक है। ये नेटवर्क के फॉर्म में किससे कनेक्टेड है, हिडन लेयर से। हिडन लेयर कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स को क्या करेगा, ग्रैब करेगा। और ये सारे जो नोड्स इंफॉर्मेशन ग्रैब करे वो किसको भेजेंगे, आउटपुट लेयर को, ठीक है। और आउटपुट लेयर क्या परफॉर्म करेगा, एक्शन, या क्या देगा आपको, रेस्पॉन्स। समझ में आ रहा है। हिडन लेयर इनपुट लेयर से भी कनेक्टेड है और आउटपुट लेयर से भी। जैसे फॉर एग्जांपल फेस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फेस रिकॉग्निशन का। अब फेस रिकॉग्निशन के एग्जांपल कैसे वर्क करेगा, इनपुट लेयर कुछ हमारे फेशियल बेसिक फीचर्स ग्रैब करेगा, है ना, ऑथेंटिकेशन के वक्त। हिडन लेयर और डिटेल में इंफॉर्मेशन ग्रैब करेगा हमारे फेस की, और आउटपुट लेयर क्लासिफाई करेगा कि वो मेरा फेस है या नहीं, मतलब मेरे फेस से अनलॉक होगा या नहीं। समझ में आ रहा है। तो मल्टी लेवल फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में क्या होता है, देयर आर 3 लेयर्स, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ग्रैब करता है, हिडन लेयर हिडन पैटर्न्स फाइंड करता है, ठीक है, कुछ हिडन पैटर्न फाइंड करता है, आउटपुट लेयर को प्रोवाइड करता है, आउटपुट लेयर रेस्पॉन्स देता है, क्लासिफाई करेगा। समझ में आ रहा है, हाँ कि नहीं। क्योंकि देखिए कैसा होता है, अभी फेस अनलॉक का फीचर क्या होता है, अभी हमारे जब शुरुआत में हम जब अपने फेस से सिस्टम को ट्रेन कर दे तो हमारा फेशियल फीचर्स का डेटा जाता है डेटाबेस में। अभी मैं सामने कैमरा रख के ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ, तो इनपुट लेयर कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रैब करेगा, हिडन लेयर डिटेल इन्फॉर्मेशन ग्रैब करेगा, आउटपुट लेयर को देगा, और आउटपुट लेयर क्या देगा, रेस्पॉन्स, ठीक है।
तो मल्टी लेवल फीड फॉरवर्ड क्या है, एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें एक लेयर से ज्यादा परसेप्शन है। कितना है, एक लेयर से ज्यादा। ठीक है, इनपुट नोड से the number of input nodes is equal to the number of explanatory variable। तो इधर कितने एग्जांपल के तौर पे देर आर 4 इनपुट नोड्स। ठीक है, ठीक है। हिडन नोड अप्लाई अ गिवन ट्रांसफॉर्मेशन टू इनपुट वैल्यूज इनसाइड द नेटवर्क। ठीक है, हिडन नोड इनपुट वेरिएबल की अच्छा, वन मोर थिंग, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क इसलिए बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पास होती है, फ्रॉम इनपुट टू हिडन और हिडन टू आउटपुट लेयर। समझ में आ रहा है? तो हिडन नोड क्या अप्लाई करता है, कैन अप्लाई गिवन ट्रांसफॉर्मेशन टू द इनपुट वैल्यू इनसाइड द नेटवर्क। वो और डिटेल में इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, ग्रैब कर सकता है। ठीक है, हर नोड कनेक्टेड होता है आर्क से। इट रिजेंबल व्हाट, नेटवर्क। समझ में आ रहा है? इनकमिंग आर्क्स दैट गो फ्रॉम अदर हिडन नोड्स और फ्रॉम इनपुट नोड्स। ठीक है, इनकमिंग आर्क है जो कहां से जाएगा, दूसरे हिडन नोड से या इनपुट नोड से। एंड इट इज कनेक्टेड विद आउटगोइंग आर्क्स टू आउटपुट नोड्स और टू अदर हिडन नोड। समझ में आ रहा है? हिडन नोड है ना, इनपुट नोड से भी कनेक्टेड है और दूसरा किससे कनेक्टेड है, इनपुट लेयर से भी कनेक्टेड है और दूसरा किससे कनेक्टेड है, आउटपुट लेयर से। आउटपुट नोड क्या करता है, रिसीव कनेक्शन फ्रॉम हिडन नोड और फ्रॉम इनपुट नोड, और रिटर्न क्या करता है, आउटपुट वैल्यू, जहां पे वो क्या देता है, प्रेडिक्शन देता है किसका, रेस्पॉन्स वेरिएबल का। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में वन आउटपुट नोड होता है, बराबर, आगे नहीं। नेक्स्ट वन इज फजी लॉजिक। देखो, दो टाइप का लॉजिक होता है, एक होता है क्लासिकल लॉजिक। एक लॉजिक क्या होता है, क्लासिकल लॉजिक, जिसमें हम है ना डिफरेंशिएट दो ही चीजों में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉल है या तो ये शॉर्ट है, दैट इज क्लासिकल लॉजिक। लेकिन फजी लॉजिक डिफरेंट होता है, ये फ्रिज में भी यूज होता है, इट इज कॉल्ड सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं इसको, सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी। तो क्लासिकल लॉजिक बेसिकली सेज अबाउट ट्रू और फॉल्स, 1 0, बराबर। बट फजी लॉजिक क्या है, जैसे मैं बोलूंगा शॉर्ट, अगर कोई की हाइट 4.5 से 5, 4.5 से 5 के बीच में, मैं बोलूंगा वेरी शॉर्ट। 5 से 5.4 के बीच में, मैं बोलूंगा शॉर्ट। मैं सपोज बोल रहा हूँ 5.4 से 6 है टॉल, 6 to 7 है वेरी टॉल। हाँ कि नहीं? तो नॉर्मली ह्यूमन ब्रेन भी ऐसा ही सोचता है। हम क्लासिकल लॉजिक नहीं, हम फजी लॉजिक के मुताबिक, हम रेंज के मुताबिक डिवाइड करते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक में होता है। आगे नहीं, दैट इज कॉल्ड फजी लॉजिक। इधर पढ़िए, फजी लॉजिक सीम्स क्लोजर टू द वे आवर ब्रेन्स वर्क। फजी लॉजिक ऑलमोस्ट नजदीक सोचता है जिस तरह हमारा दिमाग सोचता है। ठीक है, we aggregate data and form a number of partial truth that we aggregate further into higher truth, which in turn which contain thresholds are executed for certain further results such as motor reaction। आसान भाषा में हम एक लिमिट के मुताबिक सोचते हैं, जैसे मैं बोलूंगा 4.5 से 5, 5 से लेके 5.5, 5.5 से लेके 6, 6 से 6.5, आगे नहीं, बराबर। ग्रेडिंग भी इस तरह ही होती है, दैट इज कॉल्ड फजी लॉजिक। कुछ थ्रेशोल्ड क्रिएट किया जाता है। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस यूज होता है न्यूरल नेटवर्क में, एक्सपर्ट सिस्टम में और हमारे एआई के एप्लीकेशन में। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा एआई एजेंट ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटी पजेस करे, तो फजी लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ में आ रहा है? It's a representation of human cognitive abilities in software so that faced with unfamiliar tasks, the AI could find a solution। अगर कुछ ऐसा टास्क हो जिसमें उसने कभी पास में परफॉर्म नहीं किया गया, तो भी फजी लॉजिक विल हेल्प, क्योंकि फजी लॉजिक इज लाइक अ ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटी। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा एआई एजेंट ह्यूमन की तरह काम करे, तो फजी लॉजिक उसमें होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लासिकल लॉजिक दो ही चीजों में ग्रुप करता है, समझ में आ रहा है, लेकिन फजी लॉजिक रेंज में, थ्रेशोल्ड में ग्रुप किया जाता है। दैट इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। ओके, तो ये लेक्चर में इतना ही, विल कंटिन्यू इन फर्दर लेक्चर। थैंक यू गाइस।